हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास सिक्स्थ ओल्ड एनसीईआरटी जो है हमारी क्लास सिक्स्थ की सोशल साइंस की उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये एनसीईआरटी जो है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीटेट और एनी अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो कंपलसरी होता है पढ़ना, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसमें जो है हम लोग पहले तो हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद जो है हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस इज चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये जो चैप्टर जो है ये स्टोन एज के बारे में है। स्टोन एज जो है वो स्टार्ट हुई थी 2 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, स्टोन एज जो है इसको डिवाइड किया गया था 3 एजेस में। फर्स्ट है हमारा पैलेयोलिथिक एज, दूसरा है हमारा मेसोलिथिक एज और थर्ड है हमारा नियोलिथिक एज। तो ये सारे जो एजेस जो हैं ये स्टोन एज से कनेक्टेड हैं। तो ये चैप्टर उन्हीं स्टोन एज के बारे में है और इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग पैलेयोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उस टाइम के लोग जो हुआ करते थे, पुराने लोग, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या वो एग्रीकल्चर करते थे कि नहीं करते थे। ओके, क्या वो मतलब कि क्या फसलें उन्होंने उगाई थी। तो ये सारी जो नॉलेज है वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट रसीदास क्वेश्चंस। रसीदा जो है एक क्वेश्चन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम रीड कर लेते हैं। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा जो है वो क्वेश्चन कर रही है कि वो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। सडनली हर आईज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन। अचानक से उसकी नज़र जो है छोटी सी सुर्खियों पे पड़ जाती है जब वो न्यूज़पेपर रीड करती है उस समय। 100 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो इट मीन्स क्या हुआ होगा, वो ये बोलती है। ठीक है, हाउ शी वंडर्ड, और वो किस तरीके से इस चीज़ को सोच रही है। वुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, क्या कोई बता सकता है कि क्या हुआ होगा 100 ईयर्स अगो। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलो अब हम पता लगाते हैं क्या हुआ होगा। येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। कल आपने जो है रेडियो को सुना था और टीवी भी देखी थी और न्यूज़पेपर भी पढ़ा था। क्या आपको याद है? इतना तो किसी को याद नहीं बहुत कम याद रहता है। आपको कल का तो याद रहेगा, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि 1 मंथ पहले आपने इस डे को क्या किया था, नो वन कैन आंसर। ओके, लास्ट ईयर आस्क्ड समबडी हु रिमेंबर्स। लास्ट ईयर आपको याद है कि कोई आपसे मिला हो और आपको कुछ पूछा हो उसने। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, वो चीज़ें तो जो थोड़े समय की होती है वो तो हमको याद होती हैं, लेकिन अगर कोई घटना बहुत साल पहले हुई होगी, अगर उसके बारे में हमें जानना होगा तो उसको हम कैसे जानेंगे। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलो हम इसको हम देखते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की जानकारी, अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लिटरेरी सोर्सेस, या तो वो चीज़ें कहीं लिखी हुई होती हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जैसे कि हमें उनकी खुदाई में उनके एविडेंस मिलते हैं, बर्तन, पत्थर और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस पर अगर कुछ लिखा रहता है तो उससे हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं। ओके, तो यही 2 सोर्सेस होते हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं। पहला है आपका लिटरेरी सोर्सेस, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, लिटरेरी सोर्सेस तो वो होते हैं जो बुक्स वगैरह पे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी अगर हमें जानकारी मिल जाती है उसको पढ़ के हम जान जाते हैं। ओके, आर्कियोलॉजिकल जो हमें खुदाई में मिलते हैं, जिनका जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खोद के निकालते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमें मिलती है या कहीं लिखा हुआ कुछ मिल जाता है, तो उससे हम जो है जान पाते हैं पास्ट के बारे में। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, किस तरीके से जो है हम पास्ट के बारे में जानेंगे। पास्ट तो आपको पता होगा, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है। ठीक है, अतीत। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगाएंगे। वॉट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, पुराने समय के जो लोग होते थे वो क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरीके के वो लोग कपड़े पहनते थे। उस टाइम पे आदि मानव हुआ करते थे। ओके, द हाउसेज इन विच दे लिव, किस तरीके के घर होते थे जिनमें वो रहते थे। उस टाइम पे तो वो लोग तो ऐसे ही पत्तों से, झाड़ फूस से घर बना लेते, उसमें रहते थे। कपड़े भी वो लोग पत्ते वगैरह के बना के पहन लेते थे। ठीक है, we can find out about the lives of hunters, herders,
फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। इसमें जो है हम किन की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ेंगे? हंटर्स की ज़िंदगियों के बारे में। जो लोग हंटर्स हुआ करते थे उस समय पे, या जो लोग शिकारी हुआ करते थे, या वो लोग जो किसान होते थे, रूलर्स क्या करते थे, मर्चेंट्स व्यापारी क्या करते थे, पुजारी क्या करता था, क्राफ्ट पर्सन का क्या काम हुआ करता था, आर्टिस्ट क्या करते थे, म्यूजिशियन क्या करते थे, साइंटिस्ट क्या करते थे। तो उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है, उनके बारे में पता लगाना है, तो ये सब चीज़ें जो हम आगे इसको समझेंगे अच्छे से। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम ये भी पता लगाएंगे कि बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरीके की कहानी उस समय के बच्चे सुनते थे। द प्ले दे सॉ, किस तरीके के खेल उन्होंने अपने समय में देखे होंगे। द सॉन्ग्स दे सैंग, किस तरीके के गाने उन्होंने उस समय गाए जाते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? पास्ट से संबंधित है, ओके, अतीत से संबंधित है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो पास्ट होता था वो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट पास्ट हुआ करता था। ऐसा नहीं होता था कि सभी लोगों का एक जैसा पास्ट होगा। सभी लोगों का जो पास्ट होता था वो अलग अलग होता था, ठीक है। डिफरेंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पास्ट की हम बात करें तो सबका जो मतलब एक देखने का नजरिया था पास्ट का, वो अलग अलग हुआ करता था। वे डिड पीपल लिव, अब जो है हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे पुराने समय में। इट मीन्स 2 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो आप जो है कहाँ पे लोग रहते थे उसके बारे में आपको जो है एक मैप दिया गया है पेज 2 के ऊपर। तो मैं वो आपको शो कर देती हूँ। पेज 2 के ऊपर आपको मैप भी शो किया गया है। ये मैप आपको यहाँ पे शो किया गया है। ओके, इस मैप में आप देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे इस मैप के ऊपर नर्मदा नदी कहाँ है। ये नर्मदा नदी है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे नर्मदा नदी जो है यहीं पे सबसे पहले जो है लोग जो है वो लोगों ने रहना शुरू किया था। इस नदी के किनारे वो लोग बसे थे। कब बसे थे? सेवरल 100,000 ईयर्स अगो लोग जो है इसी नदी के किनारे रहा करते थे। ओके, कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे। ओके, ये मैंने आपको शो कर दिया। ओके, अब हम ये इसको समझ लेते हैं अच्छे से। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years। जैसे कि मैंने आपको बताया लोग जो थे नर्मदा नदी के किनारे जो है 100,000 ईयर्स पहले रहा करते थे। Some of the earliest people, और कुछ पुराने लोग होते थे who live here, जो यहाँ रहते थे, were skilled gatherers। वो कौन होते थे? कुशल संग्राहक होते थे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी मीनिंग बता रही हूँ। गैदर्स का मतलब क्या होता है? संग्राहक, जो चीज़ों को इकट्ठा करके लेके आते थे। ठीक है, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। मतलब स्किल गैदर्स वो होते थे जो लोग अपना जो भोजन है उसको इकट्ठा करते थे। वो खुद नहीं पकाते थे, वो लोग चीज़ें इकट्ठे करके लेके आते थे। कहाँ से? जंगलों से। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest, collect fruits and other forest produce for their food। इसमें ये बताया है कि वो लोग उन लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज थी प्लांट्स की जो उनके फॉरेस्ट में रहते थे। जड़ी बूटी की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। वो रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे जो भी जंगल में हुआ करते थे, और जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हुआ करता था, फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गई, तो वो जो इस तरीके का फूड जो है वो कंज्यूम करते थे। इस तरीके के फूड्स जो है वो खाते थे। ओके, इनको इकट्ठा करते थे, फिर इकट्ठा करके लाते थे, इनको ही खाते थे। वो लोग कहीं आज हम लोगों की तरह वो खाना पका के नहीं खाते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो लोग हंटेड एनिमल्स भी थे। हंटेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जानवरों का शिकार करते थे, फिर उनको मारते थे, फिर उनका मांस खाते थे। ओके, तो इस तरीके से जो है जो पहले के लोग जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे वो लोग इस तरीके से जो है अपना जो फूड है वो कलेक्ट करके लाते थे। ओके, अब जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि सुलेमान और किरतार हिल्स क्या होते हैं। आप देखेंगे जो सुलेमान और किरतार हिल्स जो है ना ये नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इसको मैं आपको शो कर देती हूँ कहाँ है ये। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये है सुलेमान। ठीक है, ये सुलेमान है और इसी के आसपास आपको किरतार भी मिलेगा। इसी को सुलेमान और किरतार हिल्स बोला गया है। ओके,
ये आपका सुलेमान है और ये है आपको फिर से मैं ये है किरथार, ये है सुलेमान किरथार हिल्स की पहाड़ी, ठीक है। और इसी वाली एरिया को 8000 साल पहले मेहरगढ़ वाला एरिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मेहरगढ़। ओके, तो ये जो है सुलेमान और किरथार हिल्स जो है ये किस डायरेक्शन में है? ये तो हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है। और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ियां वो कहाँ हैं? नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन में। ओके, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here। हाँ, सुलेमान और किरथार हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में अभी जिसको मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था? वुमेन ने, औरतों ने और मैन ने, आदमियों ने सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप्स को उगाया था। और कहाँ पे? सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? एग्रीकल्चर किया था। और सबसे पहले जो क्रॉप्स उगाया था वो क्या था? वो था वीट और बार्ले, वीट एंड बार्ले। ओके, और जो इन्होंने वीट और बार्ले जो उगाया था वो कितने साल पहले उगाया था? 8000 ईयर्स अगो, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से ये क्वेश्चंस बन सकता है कि विच क्रॉप दे स्टार्ट टू ग्रो अबाउट 8000 ईयर्स अगो। किस के कौन सा क्रॉप उन्होंने 8000 ईयर्स अगो उगाया था सुलेमान किरथार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, मैन और वुमेन ने। तो आपका आंसर होगा उसमें वीट एंड बार्ली। ओके, और जो कृषि जो खेती उन्होंने की थी वो 8000 साल पहले करी थी, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। और कौन से जानवरों को वो पालते थे? ठीक है, वो बहुत सारे जानवरों को पालते भी थे। तो वो क्या, उन जानवरों के नाम क्या थे? वो पहला था उसमें शीप, ठीक है, पहला जानवर था उसमें शीप, ठीक है, गोट एंड कैटल। ये 3 जानवर थे जो उन्होंने सबसे पहले इनको पाला था। ये पशुपालन करते थे, तो इन जानवरों को सबसे पहले उन्होंने रेयरिंग की थी इन एनिमल्स की। ओके, वो कौन कौन थे? शीप, गोट एंड कैटल। एंड लिव इन विलेजेस। और ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहा करते थे। अब जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गारो हिल्स। गारो हिल्स हमारे कहाँ है? कहाँ पे बताया है गारो हिल्स को? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। और विंध्यास को कहाँ बताया है? सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में। तो पहले हम क्या करेंगे? गारो हिल्स को देखेंगे। ये देखिए आप लोग, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है। ओके, तो ये जो ये वाला जो पोर्शन है ये गारो हिल्स यहाँ पे आपको शो किया गया है। ओके, ये गारो हिल्स किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो गारो हिल्स जो थे नॉर्थ ईस्ट में थे। और विंध्यास कहाँ था? विंध्यास कहाँ है? ये रहा हमारा विंध्यास। विंध्यास कहाँ है? विंध्यास जो है वो मिडल वाला पार्ट है इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया। ओके, जो मिडल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया। तो गारोस जो थे, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में थे और विंध्यास जो थे वो सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे गारोस में जो है अभी क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेटलमेंट देखा गया था, ठीक है। तो सेटलमेंट के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो आरंभिक कृषि जो शुरुआत हुई थी ना, वो गारो हिल्स पे ही हुई थी। ओके, तो चलो पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं उसके। हाँ, आप देखिए दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर। कुछ एरियाज थे वहाँ पे, बताया कहाँ पे? गारो हिल्स में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। वहाँ पे क्या थे? कुछ एरियाज थे। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था। सबसे पहले जो है जो कृषि हुई थी, कृषि का आरंभ जो हुआ था वो गारो हिल्स में ही हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया जो कृषि की जो शुरुआत हुई है वो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में हुई है। वहीं से जो है खेती की शुरुआत होना, आरंभिक कृषि जो है वहीं से शुरुआत हो गई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और उन्होंने क्या बताया कि विंध्यास जो थे, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये विंध्यास वाला पार्ट है। ओके, ये नर्मदा नदी के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले जो आप देखेंगे विंध्यास में, यहाँ पे राइस के एविडेंस मिले। सबसे पहले राइस जो है वो यहीं पे हमें राइस जो है वो ग्रो किया गया था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और कहाँ पे किया गया था, विंध्यास के नॉर्थ वाले डायरेक्शन में सबसे पहले राइस को ग्रो किया गया था। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्हीं से क्वेश्चंस बन के आएंगे आपको एग्जाम्स में। ठीक है, ओके, चलो अब हम आगे समझते हैं अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये तो हमने समझ लिया अच्छे से। अब जो है हम लोग क्या समझने वाले हैं, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर इंडस के बारे में। ओके, रिवर इंडस क्या है, ओके, रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इंडस क्या होता है, इंडस जो है वो सिंधु नदी का नाम है। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे मैप के अंदर। और उसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। ट्रिब्यूटरीज आप जानते हो, जब एक जो मेन नदी होती है उसके अंदर जब छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं ना, उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ओके, जब बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी आके एक मेन नदी के अंदर मिल जाती है उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। छोटी नदियों को हम कहते हैं, जब मिल जाती है नदी में उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो वो नदी के आसपास ही होती हैं, ठीक है, जो उनसे मिल रही होती हैं। हाँ, अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, छोटी छोटी नदी दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटी नदियाँ होती हैं वो बड़ी नदी के अंदर आके मिल जाती हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 4700 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, कुछ पुराने शहर जो है फ्लोरिश्ड हुए, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिले ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कहाँ पे, नदियों के किनारे। ये जो नदी है इंडस नदी के आसपास जो है सबसे पहले जो है हमें सेटलमेंट देखने को मिला। ओके, लेटर अबाउट 205 ईयर्स अगो की हम बात करें तो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा। और 2005 ईयर्स अगो जो हमें सेटलमेंट देखने को मिला है वो गंगा नदी पे मिला है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिला है जो कि अलोंग द सी कोस्ट हैं। ओके, तो इसको मैं आपको अभी मैप पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये है, ठीक है। अब इसमें हम पहले देख लेते हैं हमारी जो इंडस रिवर वो कहाँ है। ये हमारी इंडस रिवर है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, ये इंडस रिवर, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। कौन सी इसके ट्रिब्यूटरीज, जैसे ये झेलम है, झेलम इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, चेनाब हो गई, रवि हो गई, बीस हो गई, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडस नदी में आके मिल रही है। सतलज हो गई। ओके, तो ये क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं जब एक बड़ी नदी के अंदर आकर छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, आई होप कि अगर आप 2-3 बार इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं मतलब इतने अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें। ओके, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें एक चीज़ देखेंगे कि अबाउट 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था, हमें जो है सेटलमेंट देखने को मिला, शहर विकसित हुआ। मतलब कि नदी के किनारे क्या हुआ, इंडस नदी के किनारे क्या हुआ, बहुत सारे शहर जो है सिटीज डेवलप हो गई और शहर बन गया, इसके आसपास लोग रहने लग गए इस नदी के आसपास। ओके, ठीक है, वो कब हुआ, 4700 ईयर्स अगो। लेकिन अब जो है 2500 ईयर्स अगो की जब हम बात करते हैं तब सिटीज कहाँ फ्लोरिश हुई थी, कहाँ पे सिटीज डेवलप हो रही थी, तब सिटीज जो है वो डेवलप हो रही थी गंगा नदी के आसपास। तब यहाँ पे लोगों ने रहना बसना शुरू कर दिया था, यहाँ पे लोग जो है सेटल हो गए थे कब, 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, और गंगा नदी के आसपास और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। ओके, और ये गंगा नदी के आसपास उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास वहाँ पे समुद्र का तट के किनारे। ओके, आपको आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सन। अब हमको ये बताना है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है जिसको सन बोला गया है। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था कि गंगा नदी कहाँ है और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको बताना है, उन्हीं को क्या बोला गया, सोन नदी बोला गया है।
तो इसमें ये बताया यहीं पे ये सारे जो हमने अभी तक जो पढ़े हैं ना कॉन्सेप्ट, यहीं पे हमें सेटलमेंट देखने को मिल रहे हैं, इंडस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ओके, तो पहले मैं आपको इसमें मैप में समझा देती हूँ कि कहाँ सेटलमेंट हमको देखने को मिले। ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है, और ये है हमारी सोन नदी। यहाँ पे क्या हुआ है, गंगा जो सोन नदी है वो क्या है, गंगा नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ये चंबल, ये यमुना, ये सब क्या है, ये गंगा नदी के क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सोन नदी के आसपास क्या हुआ, उन्होंने बोला है कि आप गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज जिसमें कि सोन नदी है उसको आप लोकेट करके दिखाइए। तो हमने आपको बता दिया ये है सोन नदी जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। ओके, in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad। पुराने समय में जो पुराने समय में जो गंगा नदी के आसपास जो एरिया था और वो साउथ वाला एरिया गंगा नदी के आसपास वाला, उसको मगध बोला गया है, जो कि बिहार के स्टेट का पार्ट माना जाता है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए, गंगा नदी के साउथ वाला एरिया ये, ठीक है, ये है गंगा नदी के साउथ वाला एरिया, और ये गंगा नदी के साउथ का एरिया बोला, ये तो नॉर्थ है डायरेक्शन, ये साउथ वाला, ये वाला एरिया गंगा नदी का, इसको क्या बोला गया है, मगध। क्या बोला गया, मगध, इसको मगध बोला गया है। और ये जो है बिहार स्टेट में लाई करता है, बिहार स्टेट का ये पार्ट है। ओके, इट्स रूलर वॉज वेरी पावरफुल, और इस स्टेट के जो बिहार जो स्टेट था, ठीक है, उसमें जो मगध वाला एरिया था, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, और उन्होंने अपना बहुत बड़ा जो है किंगडम स्थापित किया था, लार्ज किंगडम। ठीक है, किंगडम्स वो सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज, और उन्होंने क्या किया था, अपना जो किंगडम था वो और भी कंट्री जो हुआ करती थी वहाँ पे भी जाके उन्होंने जो है अपना जो किंगडम जो है वो सेटअप कर लिया था। सिर्फ इसी भारत देश के अंदर नहीं किया था, और भी जो कंट्रीज हुआ करती थी वहाँ पे भी जो है उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था। ओके, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और लोग क्या करते थे, वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाते थे। कैसे, इट मीन्स कि एक कंट्री से वो दूसरे कंट्री की तरफ ट्रेवल करते थे। तो मैं आपको बता देती हूँ सब कॉन्टिनेंट कहाँ है हमारे। आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ना हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट जो है ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट माना जाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। ओके, ये सब कॉन्टिनेंट, यहीं पे आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ओके, तो इसमें बताया है थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग क्या करते थे उस समय, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड सन्ड्री डेंजर्स एट टाइम्स। उस समय क्या हुआ था बहुत ज़्यादा पहाड़ हुआ करते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते थे, और जिसमें कि हिमालय से आता था, डेजर्ट होता था कहीं पे एरिया, कहीं पे नदियाँ होती थी, कहीं पे समुद्र होते थे। उससे उसकी वजह से क्या होता था, यात्रा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती थी कई बार, बट नेवर इम्पॉसिबल। कभी कभी वहाँ पहुँचना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो क्या हुआ, जो मैन और वुमेन हुआ करते थे वो अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, अपने जीने के लिए जो है उनको अपने जीने के लिए उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था। वो एक जगह नहीं रह पाते थे क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे। तो अगर उन्हें खाना खाना है, अपने भोजन की तलाश के लिए, तो वो उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, और उन्हें बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी जैसे कि बाढ़ आ गई या सूखा पड़े, उनसे बचने के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। कभी कभी क्या होता था, लोग जो हैं वो आर्मीज में मार्च कर जाते थे या फिर दूसरे की लैंड को अपने कब्जे में कर लेते, जीत लेते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवंस और शिप्स कैरिंग वेल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और मर्चेंट्स जो व्यापारी हुआ करते थे वो कारवंस में ट्रेवल करते थे या शिप्स में ट्रेवल करते थे, और बहुत सारे गुड्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। और कुछ हमारे धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वो पैदल चल के एक गांव से गांव जाते थे, शहर से शहर जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे।
फाइनली सम पीपल perhaps traveled driven by a spirit of adventure। और बहुत से लोग तो मतलब उन्हें शौक भी था इस तरीके से घूमने का कि एक यात्रा कर रहे थे, इस तरीके से घूमते भी थे और फिर वो क्या करते थे, वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और वो नई नई जगह की खोज कर लेते थे, जिससे ऐसी जगहें जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और फिर वो लोग क्या करते थे, आइडियाज को शेयर भी करते थे इस तरीके से लोगों के बीच में। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। अब जो है लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, ठीक है, क्यों करते थे उस समय के लोग ट्रेवल, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से। लुक एट मैप वन। Once more hills and mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent। मैप वन मैंने आपको शो किया अभी कई बार, तो आप देखेंगे हिल्स में, माउंटेन्स में और समुद्र वाले जो एरिया होते थे वो एक नेचुरल प्राकृतिक फ्रंटियर बन जाते थे सब कॉन्टिनेंट्स का। तो क्या होता था, वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, और इन फ्रंटियर्स को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। दोस हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन। तो कई बार उन्हें माउंटेन्स को चढ़ना भी पड़ता था उसको क्रॉस करने के लिए, सीज को क्रॉस करने के लिए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम टू द सब कॉन्टिनेंट। और जो लोग फ्रंटियर्स से आते थे उनको कई बार सब कॉन्टिनेंट में भी आना पड़ता था, वहाँ पे रहना भी, रुकना भी पड़ता था कई बार। ओके, दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशंस। और इस तरीके से जब लोग मूव करते थे एक जगह से, इससे हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं उनको वो बहुत ज़्यादा एनरिच हो रहे थे। जब हम एक जगह से दूसरे का जाते हैं तो हम उन लोगों का पहनावा, खान पान और उनके ट्रेडिशंस और उनके जो रिचुअल्स होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। पीपल्स हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। तो लोगों ने जो क्या किया, नया तरीका ढूंढा किस तरीके से स्टोन पे हम कार्विंग कर सकते हैं, नक्काशी बना, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कंपोजिंग म्यूजिक, किस तरीके से हम गाना जो है म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। इवन कुकिंग फूड भी हम लोग कुक कर सकते हैं। और ओवर सेवरल 100 ईयर्स ऑफ ईयर्स, मतलब कई 100 ईयर्स तक इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, तब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड क्या होता है, लैंड का जो हमारा देश है ना इंडिया, ये जिसको हम भारत बोलते हैं, तो ये नाम कैसे पड़ा आपको ये बताना है। ओके, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री। दो शब्द जो है हमारे देश के लिए यूज किए गए थे, इंडिया किए जाते हैं, इंडिया एंड भारत आज भी। ओके, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। जो वर्ड जो इंडिया है वो कहाँ से आया है, वर्ड जो इंडिया जो है वो इंडस से आया है। ओके, कहाँ से आया है वर्ड इंडिया, इंडस, ठीक है। वर्ड इंडिया जो है वो इंडस से आया है, जिसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत के अंदर। क्या बोलाता है, सिंधु संस्कृत में बोला जाता है किसको, इंडिया को, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक्स इन योर एटलस। आपको क्या करना है, आपके पास एटलस में आपको क्या करना है, ईरान और ग्रीस वाला एरिया जो है वो पता लगाना है। और जिन बच्चों के पास एटलस नहीं है तो प्लीज़ आप एटलस परचेज कर लीजिए, क्योंकि एटलस जो है वो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की अगर आपको नॉलेज, मतलब अगर आपको पता करना है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी कंट्री है, तो इसलिए मैप एटलीस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। ईरानियन और ग्रीक्स जो कि किस वाले एरिया से आए थे, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से आए थे। कब आए थे, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, एंड फैमिलियर विद द इंडस। तो वो लोग जो है इंडस से नदी से बहुत ज़्यादा परिचित थे, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि जो सब कॉन्टिनेंट वाला नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे हमने इंडस नदी देखी थी ना, तो वो कौन किस डायरेक्शन से है, वो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, तो वो सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। तो वो 2500 साल पहले की बात है, तो लोग जो है इस नदी से परिचित थे। तो उन जो लोग वहाँ से आए थे इन्होंने क्या किया, कॉल्ड इट द हिंदूस और इंदोस बोला। उन्होंने इंडिया को क्या बोला, हिंदूस और इंदोस बोला है, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो लोग ईस्ट से आए थे, ईस्ट से भारत देश के अंदर आए थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इंडिया नाम दिया भारत देश को। ओके, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। और भारत नाम किसने दिया था, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, कुछ लोगों का कबीला था जो कि नॉर्थ वेस्ट से आया था, उन्होंने भारत नाम दिया था किसको, जो नॉर्थ वेस्ट से आया था उन्होंने भारत नाम दिया था इंडिया को।
मतलब इन्होंने बोला है कि भारत नाम तो उन लोगों के लिए यूज किया गया था जो लोग नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन से आए थे, और जिनको ऋग्वेदा में भी बताया गया है द अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत, और इसके बारे में संस्कृत में भी लिखा गया है डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो की ये बात है। जो लोग मतलब नॉर्थ वेस्ट से आए थे ना, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको भारत टर्म उनके लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, फिर क्या हुआ, इसी के लिए यही नाम जो है इंडिया जो कंट्री है उसके लिए भारत नाम यूज करना शुरू कर दिया गया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम जो है पास्ट के बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से जो है हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वो क्या हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो ये अभी इसको हम अच्छे से टॉपिक को समझेंगे। ओके, हाँ, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कई तरीके हैं पास्ट के अतीत के बारे में जानने के लिए। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, पहला तरीका तो है या तो आप जो उस समय की जो किताबें हुआ करती थी उनको अगर आप पढ़ोगे जो लिखी हुई हैं उस समय की, तो उससे जो है आप पास्ट के बारे में जान सकते हो। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो किताबें उस समय लिखी गई थी, ठीक है, काफ़ी लंबे समय पहले, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि। ओके, क्या कहते हैं, पांडुलिपि। ओके, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर, इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों बोला गया, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये जो बुक्स हुआ करती थी ये हाथों से लिखी गई थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, और ये जो शब्द है लैटिन वर्ड मनु से, मनु का मतलब क्या है, हैंड होता है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और ये जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो पाम लीफ पे भी लिखी गई थी। पाम लीफ क्या होता है, जो ताड़ का पत्ता होता है उसको पाम लीफ बोला गया है यहाँ पे। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च, और पेड़ की छालों पे भी लिखा गया था उस समय पे, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जा रहा है। विच ग्रोस इन द हिमालयस, जो कि हिमालयस में क्या हुआ था पाम के पत्ते पे लिखा जाता था, या फिर किसी पेड़ की छाल पे लिखा जाता था जो कि हिमालयस में ग्रो किए जाते थे। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, और जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या हुआ, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पाम के पत्तों पे लिखा हुआ गया था या फिर किसी पेड़ की छाल पे लिखा गया, तो उन्हें क्या हुआ, कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया। सम वर डिस्ट्रॉय, कुछ तो बिल्कुल ही नष्ट हो गए, ठीक है, बट मैनी हैव सर्वाइव, कुछ जो है आज भी मतलब बच गए थे उस समय की जो चीज़ें हुआ करती थी। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, और उनको कहाँ सुरक्षित रखा गया था, कई बार जो है टेम्पल और मोनास्ट्रीज में भी कुछ चीज़ें सुरक्षित ऐसी देखी गई हैं। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और ये जो किताबें हुआ करती थी उनमें हर विषय के बारे में लिखा गया था, चाहे वो धार्मिक विश्वास के ऊपर हो या आपके कुछ भी प्रैक्टिसेस के ऊपर हो, द लाइफ्स ऑफ किंग्स या किसी राजा की ज़िंदगी के बारे में हो, या मेडिसिन के बारे में हो, या साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में हो, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिली थी उस टाइम पे, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, और उस टाइम पे एपिक्स भी बहुत हुआ करते थे, रामायण, भारत, इस तरह के बहुत सारे हमें मिले हैं, बहुत सारे काव्य ग्रंथ मिले हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स मिले हैं जिनमें प्लेस भी हुआ करते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और ये सारे किस में लिखा करते थे, किस भाषा में लिखे हुए होते थे, संस्कृत भाषा में, और कुछ होते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए होते थे। लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, उस समय के जो लोग हुआ करते थे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा का यूज करता था। एंड तामिल भी भाषा हुआ करते थे उस टाइम पे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, तो अब जो है हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभिलेख, ठीक है, जो पत्थरों पे खुदवा के लिखा जाता है, पत्थरों पे या किसी मेटल पे, ओके, उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल, और इसको जो है ये हार्ड सरफेस पे लिखवाया जाता था खुदवा के, चाहे वो स्टोन हो सकता है चाहे वो मेटल हो सकता है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, कई बार क्या करता था राजा अपने जो उसके ऑर्डर्स हुआ करते थे, जो भी वो उपदेश देता था उसको क्या करता था, वो इंस्क्राइब करवा देता, खुदवा के लिखवा देता था, या स्टोन पे या मेटल पे, जिससे कि लोग जो हैं उसको देखें, पढ़ें और उस चीज़ को ओबे करें, उसका पालन करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल एज, इस तरीके की बहुत कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस
उस टाइम पे लिखे गए थे, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, चाहे उस समय की औरतें हों, चाहे उस समय के आदमी हों, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, उन सब के बारे में इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया था कि वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल को भी मतलब लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। तो उस समय क्या होता था कि जो राजा हुआ करते थे, जब उन्होंने बैटल में कितने युद्ध जीते, पूरा जो विवरण है वो क्या करते थे, इस तरीके के पत्थर पे खुदवा के या मेटल पे खुदवा के अपना पूरा जो है वर्णन लिखवा देते थे। ओके, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? क्या आप बता सकते हैं क्या फ़ायदे हैं अगर हम उसको हार्ड सरफेस पे खुदवा के लिख लेते हैं, और क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं इस चीज़ को करने में? ओके, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पास्ट में यूज़ किया गया था। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट, जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता था, पुराने जो ऑब्जेक्ट्स उन्हें खुदाई में मिलते थे या खोद की चीज़ें निकालते थे, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो पॉटरी हो, तो जो लोग खोद के चीज़ों की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दोज पीपल हु स्टडी अबाउट दीज ऑब्जेक्ट, जो खुदाई में ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना, उनकी जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। वो क्या करते थे, अगर उन्हें कोई बिल्डिंग का अवशेष मिल जाता था उसको स्टडी करते थे, कितने पुराने समय की जो ईंटें हैं मेड ऑफ स्टोन, या वो स्टोन की बनी हुई हैं, या ब्रिक, कैसे ब्रिक हुआ करते थे उस समय के, पेंटिंग से स्कल्पचर के बारे में, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं इन सब के बारे में। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर कर जानने की कोशिश करते हैं, और खुदाई भी करते हैं अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, चीज़ों के बारे में अगर उन्हें जानना है तो उन्हें खुदाई करनी पड़ती, चाहे तो कुछ चीज़ें उन्हें खुदाई में मिलती थी, जैसे कि टूल्स मिले हैं, उस समय किस तरीके के टूल्स लोग यूज़ करते थे एग्रीकल्चर्स में, वेपन्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, किस तरीके के घड़े वगैरह हुआ करते थे, पैन्स मिले हैं, किस तरह के बर्तन हुआ करते थे उस टाइम पे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी हुआ करती थी उस समय में, एंड अदर कॉइन्स, किस तरह के कॉइन्स उस टाइम के लोग यूज़ करते थे। ओके, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में भी मेड ऑफ स्टोन, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है इसमें स्टोन के बने हुए होते थे और कुछ बोन्स के बने हुए होते थे। ओके, बेक्ड क्ले, जो मिट्टी पका दी जाती है, और मेटल की भी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, और ऐसे चीज़ें मिली हैं जिनमें मटेरियल बहुत ज़्यादा सख्त मटेरियल का यूज़ करके उस चीज़ को बनाया गया है, उन ऑब्जेक्ट्स को। इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें ये बताया कि जो इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस होता है वो सब्सटेंसेस जो कभी भी खराब नहीं हो सकता और लंबे समय तक सर्वाइव करता है, वो क्या है? वो जिस तरीके से हमने टूल्स निकाले, वेपन्स जैसे कि आपको जिस खुदाई में निकाल रहे थे, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस हैं। ओके, ये लंबे समय तक सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो है हमें पाम के पत्ते पे हम लोग खुदवा के पाम के पत्ते पे लिख देते थे, या पेड़ की छाल पे लिखते थे उस टाइम पे, या बुक्स हुआ करती थी, ये सब चीज़ें क्या है, ये पेरिशेबल, खराब हो जाती थी जल्दी। ठीक है, लेकिन जो जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते थे, इंस्क्राइब करते थे, ये मटेरियल जो है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता था। और अभी एक चीज़ मैं आपको इसमें मैंने आपको हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ ये है, इसको हम समझ लेते हैं। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शन dates to about 2250 years ago। एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख, ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन जो है, अभिलेख जो है, वो 2250 साल पुराना है, और ये कांधार में मिला है, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के अंदर है, कांधार वाला पार्ट। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर। उस पर क्या है, उस पर जो अशोका जो रूलर है उसने अपने ऑर्डर्स को खुदवा के वहाँ पे लिखवाया है कांधार के इंस्क्रिप्शन पे। यू विल रीड अबाउट हिम इन द चैप्टर 8, और जो कांधार का इंस्क्रिप्शन उसके बारे में आप चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे इस बुक के अंदर। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, वी यूज अ स्क्रिप्ट, हम लोग क्या करते हैं, एक लिपि का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन, और उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, लेटर्स होते हैं या फिर
कुछ चिन्ह होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, जब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और स्पीक या फिर बोलते हैं, वी यूज अ लैंग्वेज, उस समय हम क्या करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये इंस्क्रिप्शन जो है ये इंस्क्राइब किया गया था, लिखा गया था 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर और लैंग्वेजेस के अंदर। वो कौन कौन सी थी? ग्रीक पे जो इंस्क्रिप्शन, ग्रीक भाषा थी, और दूसरी थी अरामिक। और ग्रीक जो भाषा था, वो भाषा थी, उसको टॉप पे यूज किया गया था। अरामिक भाषा को जो है, जब उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे अशोका के, उसको बिलो मतलब नीचे की ओर अरामिक लैंग्वेज का यूज किया गया था, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। इस लैंग्वेज का यूज किया गया था उस टाइम पे। ओके, तो अब ये जो चैप्टर है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसको मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अभी जो है मैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ओके, और इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे या फिर आप कमेंट करेंगे, तो मैं ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रखूँगी। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट में लोग जो थे वो किस तरीके से हम पास्ट के बारे में जानते हैं। लोग पहले के लोग जो हुआ करते थे वो क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहा करते थे, वो कौन होते थे, हंटर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, रूलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियंस होते थे और साइंटिस्ट होते थे। तो और हमने क्या पढ़ा था इसमें, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले लोग जो सेटल हुए थे वो नर्मदा नदी के आसपास सेटल हुए थे, वो भी 700,000 ईयर्स अगो सेटल हुए थे। वहाँ के लोग क्या थे, वहाँ के लोग स्किल गैदरर्स थे, वो खाना इकट्ठा करके लाते थे, तब वो जो है वो खाना खाते थे। और उनको बहुत अच्छी जानकारी थी जो उनके आसपास की जो चीज़ें हुआ करती थी, फॉरेस्ट के बारे में, रूट्स के बारे में, फूड्स के बारे में, और जो भी जंगल में जो भी प्रोड्यूस हुआ करता था। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सुलेमान और किरथार हिल्स जो थे कि जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे। यहाँ पे सबसे पहले ये महरगढ़ वाला इलाका बोला जाता है, यहाँ पे महरगढ़ साइड है, और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी सुलेमान और किरथार हिल्स में। और फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था, और वहाँ पे क्या हुआ था, आरंभिक कृषि जो है, खेती बाड़ी जो है वो उसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, कहाँ पे, गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। और यहाँ पे लोग जो हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि नर्मदा नदी के किनारे, यहाँ पे ये जो सुलेमान किरथार हिल्स है, यहाँ पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। ओके, जो सेटलमेंट है वो यही जगहों पे देखने को शुरुआत में हमें मिले हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि विंध्यास में क्या था, विंध्यास जो थे वो सेंट्रल इंडिया में थे। वहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था उसी वाले एरियाज में। और राइस सबसे पहले कहाँ हुआ था, नॉर्थ विंध्यास के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होता, सबसे पहले राइस को उगाया गया था। ओके, फिर हमने क्या समझा था, फिर हमने पढ़ा है इंडस नदी के किनारे कैसे लोग रहा करते थे, और कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, कितने साल पहले जो है इंडस नदी के किनारे लोग रहा करते थे 4700 ईयर्स अगो, और 2500 ईयर्स अगो जो है जो सेटलमेंट हमको देखने को मिला है वो गंगा नदी के और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास देखने को मिला है। फिर हमको ये बताना था कि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज जो सन है वो कहाँ है, उस वाले एरियाज को, जो साउथ वाला एरिया जो था गंगा का, उसको मगध बोला गया था, और ये पावरफुल किंगडम बन जाता है। एक दिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बहुत बड़ा किंगडम बन जाता है। और इस तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझा था। फिर हमने वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, लोग क्यों उस समय के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, इसके बारे में भी हमने अच्छे से समझा था। हाँ, एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे रह गया था। This is a map of South Asia, including the present countries of India, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये सब क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और जो अफगानिस्तान है, ईरान, चाइना एंड म्यांमार, ये साउथ एशिया का है। इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इनको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इट इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम द
रेस्ट ऑफ एशिया, और ये एशिया से अलग हैं किसके ज़रिए, सीज के ज़रिए, हिल्स के ज़रिए और माउंटेन्स के ज़रिए। ओके, हमने साउथ में मैप, साउथ एशिया का जो मैप जो उन्होंने शो किया है, जिसमें प्रेजेंट कंट्रीज़ को बताया कौन कौन सी कंट्री आती हैं, वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और क्या है उसमें, भूटान है। ओके, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ लिया हमने। हाँ, नेम्स ऑफ द लैंड, कैसे हमारा जो भारत देश है उसका नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया को जो नॉर्थ वेस्ट से लोग आए थे उन्होंने इंडिया को क्या नाम दिया, ईस्ट के लोग ने क्या बताया इंडिया के बारे में, ये सब हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। ओके, तो वो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था इसमें, और इंस्क्रिप्शन के बारे में समझा था। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये छूट गई है, ए पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago। ये जो पेज है ना आपको, ये मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ पे लिखा हुआ है, ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो 1000 years ago का है। और ये इसको ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये पाम लीव्स पे लिखा, पाम लीव्स का बनाया गया है ये पेजेस, एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, और इसको बुक में लगाया गया था, टू सी अ बर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न, और बर्च बार्क को आप पेज 37 पे देखेंगे, इन्होंने ये बताया है।